प्यारे बच्चों, आशा है मैंने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का जो पहला अंश बनाया था वह आप सबको समझ आ गया होगा। अगर उसमें आप सबको कुछ समझ ना आया हो तो आप ई-केयर या कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मैं इसी अध्याय का लिपि, बोली, व्याकरण का दूसरा हिस्सा आपको समझाने जा रही हूँ। मानक भाषा। हिंदी एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिंदी भाषा पर स्थानीय भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे कहीं कहीं हिंदी का स्वरूप विकृत हो गया है। अतः भाषा में एक रूपता लाने के उद्देश्य से भाषा के जिस स्वरूप को सार्वजनिक स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। अर्थात कुछ भाषाओं का प्रयोग विस्तृत भूभाग में किया जाता है, किंतु कुछ बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा पर उसकी उपभाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का भी प्रभाव दिखाई देने लगता है, जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है। भाषा में एक रूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में विद्वानों द्वारा प्रयुक्त एवं स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए हम विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा क बोलने के लिए हमें क का चिन्ह प्रयोग में लाना पड़ता है। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। परिभाषा। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जिस तरह हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही है। इसके अतिरिक्त गुजराती की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, जर्मन रोमन, अरबी फारसी, रूसी की सिरिलिक, स्पेनिश की रोमन भाषा, उर्दू की फारसी लिपि हैं। इनमें विश्व की अधिकांश लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, परंतु अरबी और फारसी लिपियां दाहिनी ओर की ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण वर्ण के अनुरूप ही होता है, अर्थात जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। व्याकरण। भाषा के नियमों की जानकारी के अभाव में कभी कभी पारंपरिक बोलचाल में भाषा का स्वरूप विकृत हो जाता है, अर्थात बोलते समय हम भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं और किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। भाषा को इस हानि से बचाने के लिए उसके व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने में उस भाषा का व्याकरण ही हमारी सहायता करता है। किस वर्ण, शब्द अथवा चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण द्वारा हमें इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का निरूपण होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों का बोध हो जाता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वितीय स्थान पर जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह शब्द विचार होता है, और तृतीय स्थान यानी तीसरे स्थान पर हमें वाक्य के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी सबसे पहले वर्ण हमें जानने होते हैं, फिर शब्द, और शब्द के बाद हमें वाक्यों पर
जानकारी प्राप्त करनी होती है। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु। पहला, री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। 2, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर और हलंत लगाकर बनाया जाता है, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। तीसरा, विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे संज्ञा राम को, लेकिन सर्वनाम में इसे जोड़कर लिखा जाता है, जैसे उस को, उसको। 4, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाती हैं, अर्थात जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उन्हें अलग अलग लिखा जाता है, जैसे पढ़ चुका है। 5, अव्यय पृथक लिखे जाते हैं, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। 6, श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा जी, शर्मा जी। 7, क्रिया विशेषण अव्यय आदि में यह वह की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाता है, जैसे नई, हुआ, किए, गए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द मूल तत्व हो वहाँ यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। 8, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी आएगी। अनुस्वार यानी बिंदी व अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु दोनों चिन्ह प्रयोग में हैं। शिरोरेखा के ऊपर यानी शब्द के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु या अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं, अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। 9, क, ख, ग, ज, फ में से कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज और फ अभी भी प्रयोग में आते हैं। अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मान्यता के अनुरूप है। 10, कुछ शब्द दोनों रूपों में मान्य हैं, जैसे सर्दी के दोनों रूप मान्य हैं। 11, शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे पहले सन में न के नीचे हलंत होता था। 12, तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट भी है, जैसे अर्ध को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 13, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख अब दुख बन गया है। 14 यानी 14, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। मुख्य बिंदु। 1, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। 2, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। 3, भाषा बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। 4, बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले बोलना सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। 5, राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। 6, इसके अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। 7, देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा
बोली कहलाती है। 8. भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। 9. व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप देने का कार्य करता है। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। कृपया आप इसे ध्यान से पढ़ें और सुनकर समझें। गृह कार्य के लिए आपको इसके मुख्य बिंदु जो पाठ के अंत में हमने सीखा के रूप में दिए गए हैं उसे अपनी कॉपी में लिखें। सब्सक्राइब व कमेंट करें अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं।